राजस्थान, जहां ऊँटों की चाल भी राजसी लगती है, जहां रंगों और त्योहारों में भी सादगी झलकती है, जहां बच्चों की लोरी भी वीरों के रस गाती है और जहां माताएं पालने से ही अपने सपूतों को वीर बनाती है। कभी हल्दी घाटी की गूंज हो तो कहीं चित्तौड़ की कहानी है, कहीं कण कण में बसा है बलिदान है, कुर्बानी है, कहीं हर गांव, हर गली और हर दिल में बसा शौर्य और स्वाभिमान है। ऐसा हमारा अलबेला रंग रंगीला राजस्थान है। नमस्कार, खम्मा गणी, आप सभी को राम राम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे सुबह सवेरे के जीवंत कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। मैं आपके साथ अर्पिता माथुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत अलबेलो राजस्थान में। अर्पिता ने जिस तरह से राजस्थान की माटी का जिक्र किया, जिस तरह से राजस्थान की शौर्य गाथाओं का जिक्र किया, तो हमारे भारत देश की माटी है ही ऐसी, राजस्थान की माटी है ही ऐसी जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और हमें प्रेरित करते हुए जोड़े रखती है एक दूसरे के साथ, गर्व का अनुभव कराती है, हमारा सर ऊंचा बनाए रखती है। वैसे अर्पिता, राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ की शौर्य गाथाएं ऐसी हैं, यहाँ के सपूत ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ की माटी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते शीश कटा दिए। न जाने कितने सपूत ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी शौर्य गाथाएं अपने शब्दों में आज भी जीवंत हैं। और कुछ सपूत ऐसे भी हैं जो आज भी मौजूद हैं और उन्होंने राजस्थान के लिए, हमारे देश की माटी की रक्षा के लिए बहुत वीरता से युद्ध लड़े। अब ये बातें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा उठाया है, जो भारतीय थल सेना में रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी वीरता का जो कौशल दिखाया है, आज उस बारे में बात होने वाली है। तो मिलकर हम स्वागत करते हैं हमारे भारतीय थल सेना के पूर्व कमांडो और ट्रेनर हिम्मत सिंह राठौड़ जी का। बहुत बहुत स्वागत हिम्मत जी अलबेलो राजस्थान में। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत सर जी और खमा गणी, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय जी, जिस तरीके से आपने बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, इनका वर्णन किया है, मतलब ये बिल्कुल अपने नाम की तरह है, हिम्मत वाले, शौर्य वाले और जज्बे वाले, जो उनके राजस्थान की मिट्टी में जो ये रचे बसे हैं और उन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। वाकई काबिले तारीफ है। हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और प्रणय जी, जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसी कहावत है कि पूत के पग जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो ऐसा ही हिम्मत सिंह जी के साथ भी हुआ होगा। हिम्मत सिंह जी, क्योंकि आपके माता पिता को भी उनके पूत के पग पालने में ही नजर आ गए होंगे। बचपन के बारे में हम पहले जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपका बचपन रहा, क्या वो दौर था और क्या आपके उस वक्त मन में चल रहा था? जी, सबसे पहले तो जो आपने ऊँटों वाली बात बोली उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि भारतीय सेना का जो फौजी और राजस्थान का ऊँट कभी बूढ़ा नहीं होता सर। बिल्कुल नहीं होता है ना, वो थकता भी नहीं है। एक कहावत नहीं है, एक असली बात है ये कि भारतीय सेना का जो जवान है या सैनिक है और राजस्थान का ऊँट, ये कभी बूढ़ा ना होता है और ये कभी थकता भी नहीं है। बिल्कुल सही। बचपन में जैसे कि आपने बताया कि बचपन मेरा जो अजमेर में मेरा गांव है खरवा गोला, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच में मेरे फेफड़ों में पानी भरने की वजह से दोनों फेफड़े लगभग 60 से 70% मेरे खराब हो गए थे। अच्छा। और गाँव वाले जो हमारे गाँव के ज़्यादातर जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादातर आर्मी में थे और सभी आर्मी में जाने का शौक था उनको, एक देशभक्ति की भावना थी। तो उसी हिसाब से भाई हमने आर्मी के लिए सोच रखा था सबसे, भाई हमें आर्मी में जाना है, आर्मी में ही भरने। और क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे। अच्छा। और काफ़ी जो आसपास के जो लोग थे, हमारे जो पड़ोसी थे, वो भी सभी आर्मी में थे। तो एक देश के लिए था बस जाने का। मन में देशभक्ति की जो भावना है वो भर चुकी थी। और गांव के अंदर बचपन में खेले, और गांव में वो खेल होते थे सब, लुका छुपी और कबड्डी, खो खो, इस तरह के गेम होते थे गांव में। क्योंकि इतना बड़ा गांव भी नहीं था, इतनी कोई सुविधा भी नहीं थी गांव में कि बड़े कोई गेम्स हो आपके। तो ये छोटे मोटे गेम होते थे और खेलना, एक वो मारदड़ी बोल सकते हैं हम, घोटादड़ी बोल सकते हैं उसको, उस टाइप के ये गांव में गेम चलते थे। तो और मोबाइल वगैरह कुछ होते नहीं थे सर, इतने कोई साधन भी नहीं थे जी। तो किसी के घर में जाना हो, किसी को बुलाना हो तो उसको जाके बुलाया जाता था सर। और आपस में जो खेलना है, जो भी आपके साथ एक्टिविटी करनी है, वो एक साथ ही करते थे। उनके दोस्तों के साथ में घूमना, कहीं जाना, तो वो चीज़ें हैं कि एक
वो लाइफ है वो अच्छी लाइफ थी हमारे से जो है अभी के हिसाब से अच्छी थी लाइफ। अच्छा अच्छा, जी जी। आप बता रहे हैं कि आपका बचपन में फेफड़ों में बहुत एक प्रॉब्लम हुई और 60-70% फेफड़े आपके ख़राब हो गए थे। उसके बावजूद आप कमांडो रहे और उसमें भारतीय थल सेना में ट्रेनर भी रहे। तो ये सेना में जाने का आपने बताया कि गांव में ज़्यादातर लोग सेना में जाया करते थे, क्या यही प्रेरणा थी या कुछ और भी अंदर था कि मुझे सेना में जाना है, कुछ और कारण भी था? सर देशभक्ति की भावना थी कि सेना में क्यों ना हम सेना में जाके देशभक्ति की, वैसे तो देशभक्ति सर सेना में जाके वर्दी पहन के नहीं की जा सकती जी। हम बाहर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, देशभक्ति आपके दिल में होनी चाहिए, हम बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन एक वर्दी पहन के देशभक्ति करना सर ये अलग ही एक थोड़ा सा एक अपने आप में एक अच्छा लगेगा भाई हम एक वर्दी पहन के एक देश की सेवा करें। वैसे देश सेवा तो हम कैसे भी कर सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मतलब दिल में देश होना चाहिए सर। तो जब गांव में जब भी सभी कभी कोई फौजी छुट्टी आता था सर, कभी वर्दी पहन के आता था तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि फौजी छुट्टियाँ हैं, सब फौजी साहब छुट्टियाँ हैं जी। तो ये एक अच्छा एक मोटिवेट लगता था, सभी को अच्छा लगता था कि है। और उसके बाद सर जब फेफड़े खराब हुए तो मुझे लगा क्यों ना इसको अलग से अपने आप को फिट बना जाए, दोबारा से ठीक किया जाए अपने आप को। तो धीरे धीरे जो थे खान पीन हमने शुरू किया, अच्छा जो खान पीन था वो अच्छा शुरू किया। गांव का जो खान पीन अच्छा होता है सर, गांव में लगभग सब शुद्ध मिलता है, बिल्कुल दूध भी आपको बिल्कुल शुद्ध मिलेगा आपके घर में, और जो भी सब्जियां वगैरह है वो आपको जो भी वो शुद्ध मिलेगा। फिर उसके बाद में हमने सर अपने आप को ठीक बनाया, फिर धीरे धीरे हमने जो अपने फिजिकल एक्टिविटी वो शुरू की सर। अच्छा, उसे करीबन 3 से 4 साल लगे मुझे अपने आप को फिट बनाने में जी। और करीबन 17 साल और 7-8 महीने में मैंने आर्मी ज्वाइन की सर। बिल्कुल। और 2003 में आपने सेना ज्वाइन की है हिम्मत सिंह जी, और उसके बाद आप राजरीफ से लेकर डोकलाम तक जैसी चुनौतीपूर्ण जगह पर भी रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम लोग कि किस तरीके से आपने उस चुनौतियों का सामना किया, और सबसे ज़्यादा जो आपका मिशन रहा है कौन सा रहा है चुनौतीपूर्ण? इसके अलावा जब मैं आर्मी में जब हुए थे तो देखिए आर्मी का फिजिकल आपको पास करना पड़ेगा। यदि आपका आर्मी में आपने जो फिजिकल एक्टिविटी आप पास नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसके लायक नहीं है। और सेना कोई जॉब नहीं है सर जी, जो सेना की नौकरी है वो कोई जॉब नहीं है, उसमें कोई जॉब के लिए आप नहीं जा रहे। आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी पास करके जाना पड़ेगा। 1600 मीटर की जो दौड़ है आपको पास करनी पड़ेगी, 5 मिनट 20 सेकंड के लगभग आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, उसमें भी मैं एक्सीलेंट था। अच्छा, और हर दौड़ में मैं एक्सीलेंट रहा हमेशा। अच्छा, तो आपकी फिजिकली एक्टिव होगी और आप अच्छे रहेंगे तो आपके अंदर वो आती रहेगी, भावनाएं आती रहेगी, देशभक्ति की भावना आती रहेगी, फिजिकल की जो लेवल है आपका ठीक होता रहेगा। और उसके बाद सर हम काफ़ी जगह रहा, मैं करीबन 10 साल जम्मू एंड कश्मीर रहा मैं। अच्छा, उसके अलावा पुंछ बॉर्डर पे भी रहा, सियाचिन ग्लेशियर भी रहा। अच्छा, और जो लास्ट पोस्टिंग थी मेरी डोकलाम चाइना बॉर्डर सिक्किम, तो वहाँ पे रहा मैं। आपने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर में आप रहे, -25 से 30 या उससे भी ज़्यादा एक बहुत निचले स्तर का वहाँ पे तापमान होता है जिसमें रहना इतना आसान नहीं है। कैसे, कितना समय आप रहे और किस तरह से उस विपरीत परिस्थिति का आपने सामना किया? करीबन 1 साल से ऊपर रहा सर वहाँ पे। अच्छा, और आपने जैसे बताया माइनस में रहता है सर। बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा। और ठंड के अलावा सर ठंड तो है ही है, इसके अलावा अपने आप को बचाना है सर। कैसे आप भाई किस तरह आपको अपने आप को वहाँ पे बचाना है, अपने आप को सेफ रखना है ना। आपके बर्फ ना लग जाए, कुछ बर्फ की भी बीमारियां हो चलती है सर वहाँ पे बहुत सारी। अच्छा अच्छा, तो वो ना हो जाए, सांस भी लेना है आपको और ऑक्सीजन भी कम रहता है सर वहाँ पे। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं कि एक सैनिक को मजबूत बना के अपने आप को फिजिकली फिट करके आपको पोस्ट पे रहना है। तो वो अपने आप को मजबूत तो बनाना ही होता है, उसके अलावा आपको हर तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो बॉर्डर है उस पर भी आपको ध्यान ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि आप निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ढकी हुई होनी चाहिए और अपने आप को मतलब कवर करके, चेहरे को कवर करके ये भी रखना पड़ता है। तो इतने ठंडे वातावरण में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं सियाचिन ग्लेशियर में? देखिए सर, हम लोग यहाँ अपने राजस्थान में गर्मी काफ़ी पड़ती है 40-45 डिग्री पे, और वो आपको एकदम से अचानक आपको ठंड मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुविधा तो होती है सर वहाँ पे, आर्मी ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। आपको ग्लव्स मिलेगा, आपको जूते मिलेंगे, आपको हेलमेट मिलेगा, आपको जो पहनने के हैं जो कपड़े भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो उससे
इतनी ठंड कवर हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कुछ एक हीटर भी आपको ऊपर मिलते हैं, अच्छा, जो स्टोव टाइप के होते हैं, उससे भी आप अपनी जो है वहाँ पे अपनी ठंड है तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल हिम्मत सिंह जी, क्योंकि चीन की बॉर्डर पर भी आपकी पोस्टिंग रही है, डोकलाम की अगर हम बात करते हैं, बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है वो, बिल्कुल। उसका अनुभव कैसा रहा है आपकी लाइफ में? डोकलाम में भी लगभग हम 3 साल रहे हैं लगभग, बिल्कुल चाइना जो बॉर्डर है, और उसका अनुभव ठीक रहा है। वहाँ पे जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे हर आदमी एक आदमी से डर लग रहा था कि ये मुझे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे छुट्टी आए थे और एकदम से वो जी ऑन ड्यूटी बुला लिया गया, जो वापस बुलाया गया हमारे को यहाँ से, और अचानक से हम वहाँ पहुँचे। भाई डोकलाम में हम पहुँचे थे उस टाइम पे। जी जी जी। तो काफ़ी दिन लगे हमें, कम से कम 40 दिन लगे सर यहाँ से जाने में। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था सर, तो हर जगह चेक हो रहे थे और आपकी तबीयत के बारे में पूछा जा रहा था, आप कैसे हैं, आप ठीक है कि नहीं है, तो ये हर जगह आपसे पूछा जा रहा था। तो उसी हिसाब से फिर 40 दिन बाद हम पहुँचे, और डोकलाम का सबसे बढ़िया था सर, एक तो वहाँ पे हाइट अच्छी थी, ऑक्सीजन भी कम थी, तो उसी वजह से वहाँ हम रहे काफ़ी दिन, और बिल्कुल चाइना बॉर्डर के सामने रहे जी, बिल्कुल सामने चाइना था। तो ये चीज़ें आपको अलग से सीखने को मिलती है, कुछ ना अलग से अलग, कि एक तो एरिया अलग है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा अलग एरिया है, हाइल्टी अच्छी, मतलब बड़ी हाइल्टी है वो, जी जी जी, ऊंची हाइल्टी है उस पर, और वहाँ पे रहना, अपने आप को मजबूत रखना, आपकी सर आर्थिक स्थिति अच्छी हो ना हो, लेकिन आपकी मानसिक और फिजिकली स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ये चीज़ें आपके अंदर यदि वहाँ पे है, ये दोनों मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। जी जी। आपने सियाचिन ग्लेशियर की बात कही है, डोकलाम की भी हम बात कर रहे हैं। हिम्मत जी, सियाचिन ग्लेशियर में कभी भी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दरक जाते हैं, एवलांच की स्थिति आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जहाँ ठहरे हैं, जहाँ रुके हैं, उस जगह से भी बाहर निकल के जाके आपको देखना पड़ता है, सरहद की निगरानी भी रखनी पड़ती है। ऐसे में कोई दुर्घटना अचानक से हो जाती है, क्या इंतज़ाम रहते हैं वहाँ पे बाकी सब साथियों के आपको बचाने के लिए, या आप दूसरे साथियों को बचाए रखने के लिए, किस तरह के इंतज़ाम होते हैं? जी सर, अवलांच ये आपदा है एक तरह से, कभी भी हो सकता है किसी के साथ में भी, और अवलांच तो आते रहते हैं सर, लेकिन अवलांच में जो टाइमिंग होता है सर अवलांच आने का, इसका भी लगभग टाइम होता है। अच्छा। ये तो ज़्यादातर दिन में आते हैं वैसे। अच्छा। दिन में या फिर तो हम जब जाते थे, हाँ, तो उस टाइम का ये टाइमिंग होता था कि हमें किस टाइम पे निकलना है, हाँ, तो रात को ही हरकत करते थे। अच्छा अच्छा। तो जब रात को निकल रहे हैं तो उस टाइम पे बर्फ जमी होती है, उस टाइम अवलांच आने के, या सुबह जल्दी निकल गए सर, उस टाइम पे अवलांच आने का कोई चांस नहीं होता है। अच्छा। अवलांच आने के ज़्यादातर चांस धूप निकलने के बाद ही अवलांच आने का चांस होता है जी। और अपने साथियों को कम से कम 10 फीट का एक गैप हो आपस में। अच्छा। तो यदि कुछ बात भी हो, कुछ ऐसा भी हो, हाँ, उसमें बचा जा सके एक साथी को दूसरे साथी को आपस में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, उसकी सहायता हो सके। बिल्कुल प्रणय जी, क्योंकि ऊंचाइयों की बात हो रही है, तो एक और जो है इन्होंने देश का नाम रोशन किया है माउंट एवरेस्ट को फतेह करके, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करके आपने राजस्थान का भी नाम ऊंचा किया है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसका अनुभव कैसा रहा, और क्या कुछ वहाँ पे क्या कुछ घटित हुआ, और कैसे आपने उसको फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया? वहाँ के लिए हम यहाँ को 7 अप्रैल से यहाँ से गए थे वहाँ पे, और उसके बाद फिर हम माउंट एवरेस्ट जो बेस कैंप है वहाँ पहुँचे। 7 से 8 दिन लगे हमें डोकला से, तो वहाँ पैदल ही जाना पड़ता है अपने आप को उसमें जो मौसम में ढालते हुए। तो लगभग हम 22 अप्रैल को हम वहाँ पहुँचे, और 22 अप्रैल को जब वहाँ बेस कैंप पहुँचे तो बेस कैंप की लगभग हाइट होती है 5300 मीटर। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऑक्सीजन की थोड़ा कमी ही बोल सकते हैं उसको हम, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जी। तो वहाँ हम 22 अप्रैल को पूछे, फिर हमने पूजा की भगवान की वहाँ पे, जो अच्छा, जो एवरेस्ट भगवान है, अच्छा, हिमालय देवता की हमने पूजा की उनसे। जी। पूजा करने के बाद फिर हम 25 अप्रैल को हमने रिहर्सल के तौर पे हम वहाँ से निकले। अच्छा। रिहर्सल के लिए हम, तो रिहर्सल के लिए वैसे कैंप 2 तक ही जाया जाता है, लेकिन हम कैंप 3 पे पहुँच गए थे रिहर्सल करते करते। हाँ। और रिहर्सल हम ऑक्सीजन भी साथ में लेके नहीं गए। अच्छा। और 7500 मीटर उसकी हाइट है कैंप 3 की। तो नीचे से किसी ने जो वो वॉकी टॉकी से मैं फ़ोन किया, अच्छा, कि आप लोग नीचे नहीं उतरे तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा ये चीज़। आप लोग, टीम ले गए थे हम, 10 आदमी की टीम चली गई हमारी वहाँ, और हमारे पास किसी के पास ऑक्सीजन नहीं था, प्लस शेरपा भी नहीं था हमारे साथ। अच्छा।
बिना शेरपा के हम वहाँ चले गए और 7,500 तक हम पहुँचे वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि नीचे उतरो आप फटाफट। 7,500 से मानते हैं कि डेथ जोन शुरू हो जाता है। अच्छा, डेथ जोन एरिया अच्छा, वो शुरू हो जाता है। हाँ, तो फिर 27 अप्रैल को हम आए नीचे वापस जी। और 27 अप्रैल को जब नीचे पहुंचे वापस बेस कैंप में, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे बोला कि आपको वहाँ जाना नहीं था पहले बात, जब हमने आपको मना किया। और जाना था तो ऑक्सीजन लेके जाना था। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर 9 मई को फर्स्ट विंडोज़ में हम हमारी टीम के साथ रवाना हुए सर। अच्छा, जो आखिरी जो चढ़ाई थी उसके लिए माउंट एवरेस्ट की। तो 9 मई को हम निकले वहाँ से और 9 मई को वहाँ से निकलने के बाद 10 मई को हम कैंप 2 पहुँचे 12 बजे दिन में। और जो कैंप 1 का जो रास्ता है वो 8 घंटे का था, उसको हमने 6 घंटे भी कवर कर दिया था। अच्छा, रात में 1 बजे निकले थे। जो मैंने बताया था सर कि अवलांच वाली जो स्थिति होती है, तो इसलिए हम रात को ही वहाँ से निकले जी। और फिर सर 2 दिन हमें कैंप 2 में हमने रात गुजारी 2 दिन, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब था, हवाएं चल रही थी और कुछ दिख नहीं रहा था आगे। तो 2 रात हम वहाँ रुके और वहाँ रुकने के बाद उसकी हाइट है सर करीबन 6,300 मीटर। फिर हम अगले करीबन 12 तारीख को हम निकले सर कैंप 3 के लिए। तो वहाँ पे भी हमें रुकना पड़ा सर 2 नाइट। अच्छा, मौसम ज़्यादा ख़राब था तो 2 नाइट वहाँ हमें रुकना पड़ा। उसके बाद फिर हम उसकी हाइट है सर 7,500 मैंने बताया था अभी। उसके बाद हम कैंप 4 के लिए निकले। अच्छा, 14 तारीख को सुबह 5 बजे जी जल्दी जी। और करीबन कैंप 4 पहुँचे हम करीबन 3 बजे। उसकी हाइट है सर 8,000 मीटर कैंप 4 की जी। कैंप 4 के बाद माउंट एवरेस्ट की हाइट सर शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर वहाँ 3-4 घंटे हमने ब्रेक किया। फिर रात को हमें निकलना था जल्दी 8 बजे, लेकिन मौसम ज़्यादा ख़राब था तो फिर रात को हम 11 बजे वहाँ से निकले माउंट एवरेस्ट के लिए रात को ही। और सुबह करीबन 10 बजे ऊपर पहुंच गए थे। बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद एक फ़ोटोग्राफ हमने आपकी देखी है जिसमें आपने एक स्लोगन को पकड़ रखा है और उसमें लिखा है कि पापा बूढ़े हो गए हैं, नशे से दूर रहो युवाओं, जिम्मेदार बनो। वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर रहा होगा, वो वजह क्या थी? जी, विद्यार्थी आजकल जो विद्यार्थी है छोटी सी ये दिन परसेंटेज आए नहीं उनके, कम नंबर आए हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं सर। उनके लिए मैंने जाके एक संदेश दिया कि विद्यार्थी आत्महत्या ना करें। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। पापा बूढ़े हो रहे हैं, जिम्मेदार बनो, जिद्दी नहीं। बहुत सही, बहुत अच्छा। उनके लिए एक संदेश था कि ये छोटी सी यदि एक बार आपके एग्जाम में कम नंबर आए तो अगली बार अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके, ऐसी बात नहीं, आप मेहनत करेंगे कोई बात, लेकिन अपने आप को खत्म कर लेना, अपने आप को मार लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके फादर के बारे में सोचिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जोश बना रहना चाहिए और हिम्मत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि असफलताएं आती हैं जीवन में, उनसे आगे बढ़ना ही असली हिम्मत की बात है। तो हिम्मत जी, ये अब जैसे पहाड़ चढ़ने की आपने बात की, तो अर्पिता, मैं जब अपने गांव जाया करता था, वहाँ भी एक पहाड़ था, अरावली श्रृंखला है हमारे राजस्थान में, तो वहाँ पे एक पहाड़ चढ़ने का मौका मिला और मैं और मेरी बहन पहाड़ चढ़ तो गए हिम्मत जी, लेकिन जब पहाड़ उतरने की बारी आई तो वो चढ़ने से कहीं ज़्यादा खतरनाक था, फिसलने का डर था। हालांकि वो पथरीला पहाड़ था, एवरेस्ट की तरह बर्फीला पहाड़ तो नहीं था, लेकिन वहाँ जब उतरते समय जितना समय हमको ऊपर चढ़ने में लगा उससे 4 गुना समय उतरने में लग गया, क्योंकि डर था कि फिसल नहीं जाए। आपके साथ जब आप एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे, आप पहुँच गए एवरेस्ट, आपने फतेह कर लिया और युवाओं को अपने संदेश भी दिया, नीचे उतरना कितना खतरनाक रहा? जी, एवरेस्ट का अलग है कि एवरेस्ट पे जाने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आने पे ही ज़्यादा जो डेथ होती है वो आने की टाइम पे होती है। जी जी जी। तो हमारे साथ सबुरता गोश्त थे, उनकी आते वक्त ही थोड़ा सा जब वो वापस आ रहे थे वहाँ पे रास्ते में डेथ हो गई थी। राकेश बिश्नोई जी जयपुर से थे। अच्छा। बहुत ही क्या बताएं उनके लिए, उन्होंने 5 महादी पहले भी फतेह किए हुए थे। अच्छा। और जब वो नीचे उतर रहे थे, हाँ, 8,500 उन्होंने फतेह कर लिया था जी। और उन्होंने जब नीचे उतर रहे थे तब उनकी ऑक्सीजन खत्म हुई। अच्छा। और उनकी अचानक से चलते चलते ही डेथ हुई है उनकी। बिल्कुल फिट थे वो। तो ये चीज आपने जो बताया उतरने वाला, आदमी जोश जोश में ऊपर चला जाता है, लेकिन उसको एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए कि वो नीचे उतरे। उतरने में उतना ही उसको टाइम लगेगा लगभग। तो एनर्जी भी होनी चाहिए कि आदमी, यदि आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी थोड़ा कम हो रही है तो थोड़ा जो भी आपको खान पीन लेना है, या कुछ बादाम आपके पास में है, या बिस्किट्स है आपके पास में, या चॉकलेट है, अच्छा, तो ये चीज़ें आपके पास होती है उस टाइम। जी जी जी। तो ये थोड़ा खा के अपने आप में एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। प्रणय जी, क्योंकि चढ़ने उतरने की जब बात हो रही है तो एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है कि चढ़ने उतरने में ही सर ने विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कई सीढ़ियाँ चढ़कर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्या है वो सब चीज़ें?
इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं हमने। करीबन दुनिया में 20 किलोमीटर तेजी से चढ़ना और 20 किलोमीटर उतरना, ये भी हमारे नाम पे है। 20 किलोमीटर? जी जी, सीढ़ियाँ चढ़ना। और उसके बाद फिर करीबन ये हमने 2023 मार्च जी, जिस दिन शहीद दिवस था आपने, तो उसी दिन हमने ये रिकॉर्ड बनाया 2023 में। उसके बाद फिर एथलीट डे था 7 मई को, उस दिन हम 70,000 सीढ़ियाँ चढ़े। अच्छा। और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने ये भी बनाया, इसका भी अलग से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 70,024 घंटे का रिकॉर्ड था, हमने 23.5 घंटे में इसको बना दिया था। 23.5 घंटे में 70,000 सीढ़ी से चढ़ गए थे हम। हाँ। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर मुझे लग रहा था कि यार इतनी सारी सीढ़ियाँ, यदि हम किसी बिल्डिंग पे जाते हैं 2 बिल्डिंग पे, तो भी हमें सांस भर जाता है, बिल्कुल पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी पहले ही कि मुझे ये रिकॉर्ड जो बनाने हैं। और आपको जैसे आप आज 10 सीढ़ी चढ़ेंगे सर, तो ऐसा लगेगा कि ठीक है। कल फिर मैं 20 सीढ़ी चढ़ा सर, फिर अगले दिन मैंने 100 की। अच्छा। उसके बाद मैंने 500 सीढ़ियाँ की, फिर मैंने 1000 सीढ़ी की। ऐसे ऐसे करके मैंने वो सीढ़ियाँ चढ़ता रहा सर मैं। और उसके बाद में फिर करीबन 6 महीने के बाद मैंने रिकॉर्ड बनाया। जी जी। और कौन कौन से जो कीर्तिमान हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी झोली में आए हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक रिकॉर्ड है, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अच्छा, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और गिनीज बुक का कौन सा रिकॉर्ड है, उस बारे में ज़रा बताएं। 70,000 सीढ़ियों का सर। 70,000 सीढ़ियों का। अच्छा हिम्मत जी, जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिस तरह की चुनौतियाँ आपने पार की हैं, जब 60 और 70% फेफड़े खराब हो गए हैं, उसके बाद आपने जो हिम्मत दिखाई है और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये तो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, काबिल तारीफ बात है। हिम्मत जी, जब ऐसी किसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एवरेस्ट फतेह किया, आप एक स्थिति में फंस गए, आपका साथी बहुत दूर है, सियाचिन ग्लेशियर पर आपने 10 फीट का दायरा बताया, दूसरा साथी बहुत दूर है, ऐसे में जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, क्या घर का कोई व्यक्ति उस समय एकदम से दिमाग में आता है याद? सर उस टाइम तो पहले तो ये आता है अपने आप को कैसे बचाया जाए, है ना। जैसे कि मैं सर कैंप 1 से कैंप 2 जा रहा था, तो रास्ते में मैं अंदर चला गया बर्फ के अंदर। अच्छा। तो मेरा साथी करीबन 10 फीट नहीं था, वो करीबन 50 से 60 फीट दूर था मेरे से। मैंने उसको आवाज़ दी। अब जब तक वो आता तो अपने आप को मैंने अपनी कोहनियों से मैंने आगे कसका, और जो अपनी सेफ्टी बंदी होती है उस सेफ्टी को पकड़ा मैं, और अपने आप बाहर आ गया। जब तक वो मेरे पास आया तब तक मैं बाहर आ चुका था। जी जी। फिर आके उसने मुझे हाथ पकड़ा। तो ये चीज़ें होती है सर कि अपने आप को कैसे संभाला जा सकता है। और जब एवरेस्ट पे आप जा रहे हो सर, तो ये सोच के जाना ही है कि अभी देखो सर, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आपको ये सोच के जाना ही नहीं है कि वहाँ क्या होगा सर मेरे साथ। आपको ये सोच के जाना कि कुछ भी हो सकता है वहाँ। जी जी जी, बिल्कुल। प्रणय जी, जहाँ ऊंचाइयों की हम बात कर रहे हैं, हिम्मत सिंह जी ने ऊंचाइयों को तो छू लिया है, धरातल पर रहकर भी इन्होंने बहुत प्रयास किए और बहुत संघर्ष में जीवन जीने के बावजूद बहुत अच्छा सराहनीय ये काम कर रहे हैं कि युवाओं को वो प्रेरित कर रहे हैं। ट्रैकिंग के लिए आप हर रविवार युवाओं को लेके जाते हैं और वहाँ पर जितना भी जंगल है, पर्यावरण है, उनको साफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इससे मिलता जुलता आज का दिन भी है प्रणय जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक फ्री जो बैग डे है आज मना रहे हैं हम लोग, तो इससे संबंध भी है इसका। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए ये भी संबंध है। इसके बारे में बताइए कि कैसे आप युवाओं को प्रेरित करते हैं और इस रविवार को ट्रैकिंग चुनने के पीछे क्या कारण रहा है आपका? ये रविवार को सब एक तो फ्री होते हैं सभी की छुट्टियां होती हैं। जी हाँ। तो उनको ले लिया जाते हैं और हम कोई फीस नहीं लेते सर। अच्छा। तो उनको ले जाते हैं, कभी कौन से जंगल में ले गए, कभी कहाँ ले गए उनको, और ले जाके उनको और एक अच्छी जो शांति है, एक मानसिक शांति मिलती है सर उनको, है ना। प्लस वो फिट हो रहे हैं। बिल्कुल। और आजकल सर ये दौर चल रहा है कि हम अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे हैं, और पहाड़ों में हम जा नहीं पाते सर, गाँव छोड़ के आ चुके हैं हम, शहर में आ गए हैं सर जी। इसके अलावा हमारे पास में कुछ साधन नहीं है। और फिर आजकल सर ऐसी चीजें चल रही है कि जो कप हम चाय पीते हैं वो प्लास्टिक में पी रहे हैं सर। हाँ। तो ये भी हम उनको मना करते हैं कि इससे बहुत खतरनाक चीजें हैं। जी जी। हम प्लास्टिक में खाना लेके आ रहे हैं, प्लास्टिक के अंदर हम वो चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजें भी हम युवाओं को बताते हैं फिट रहने के लिए, भाई प्लास्टिक में जो कप है उनमें चाय नहीं पीना है। अब जब हम जैसे चाय पियेंगे, आजकल हमने कुछ लोगों को देखा होगा सर, थैली के अंदर चाय लेके आते हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ। सर वो बहुत खतरनाक स्थिति है, खतरनाक चीज है सर, शरीर के ठीक नहीं है। तो प्लास्टिक पूरा अंदर ही जाता सर वो। तो ये चीजें हम मना करते हैं बच्चों को। फिर वहाँ पे जंगल में जो कोई गंदगी भी कर देते हैं, बोतल भी फेंक देते हैं, तो उसको हम एक साथ में कुछ बैग होता है उसमें डाल के ले आते हैं सर। उसको लाके एक जगह हम जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे उसको अलग से डाल कचरे के ढेर में उसको डाल देते हैं हम जी, कि वहाँ गंदगी ना हो। जंगल को भी बचाना हमारा काम है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हैं। और युवाओं के अंदर सर एक जोत जगाना,
क्योंकि आजकल मोबाइल ऐसा चला है सर बिल्कुल कि उसके अंदर मैं भी शिकार हूँ सर उसका है ना। तो आजकल हर आदमी बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, तो क्यों ना एक दिन हम उसको संडे तो उसको कम से कम दें बिल्कुल सही कि वहाँ चले। वो संडे सर फ्री होता है, तो हर आदमी मोबाइल लेके बैठना चाहता है, तो क्यों ना आराम से अपना मानसिक स्थिति अपनी फिजिकल स्थिति ठीक करे। जी जी जी। इसके अलावा हम और भी कैंप चलाते हैं बच्चों के, अच्छा, उनको ट्रेनिंग देते हैं सर हर चीज़ के बारे में। किस तरह के कैंप हैं ये? आर्मी वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, जो एक एकेडमी चलती है सर, उसमें हम कोई फीस नहीं लेते। जो गरीब बच्चे होते हैं बिल्कुल उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। अच्छा अच्छा, है ना सर। तो उसके अंदर जितना भी आप हो सकता है कि आप आए फिजिकल करें, किसी भी हर टाइप के फिजिकल होते हैं हमारे पास में, आर्मी के, एयरफोर्स के, बीएसएफ के फिजिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती हाँ, है। ये जो निःशुल्क आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह की आप युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं, इसके साधन कहाँ से उपलब्ध होते हैं आपको? सर साधन की तो जरूरत होती नहीं हमारे को, फिजिकल करवाना है उनको। अच्छा अच्छा। और पेंशन आती है सर अभी तो उसी से कर लेते हैं। बाकी आप दौड़ रहे हैं सर, तो आपके साथ में 10 बच्चे और दौड़ लिए सर। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। वो भी मतलब अच्छा सेना से रिटायर होने के बाद भी आप ड्यूटी पर हैं, ऑन ड्यूटी हैं और समाज सेवा पर लगे हुए कभी हैं। रिटायर्ड नहीं होता सर। बिल्कुल बहुत नहीं सही होता। कहा। है ना, वो अब उसको ऑन ड्यूटी होता है वो। बिल्कुल। हिम्मत सिंह जी, इसी से संबंधित एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि युवा जैसा कि आपने बोला मोबाइल में बहुत लगा हुआ है, नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में शारीरिक और मानसिक जो हमारे मन के विकार हैं या ताकत है हमारी युवाओं की, वो किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर बच्चों को एक तो अपने आप को सुधारना चाहिए, है ना, अपने आप को खुद को ध्यान देना चाहिए। यदि मैं आप कितना ध्यान दूंगा, कितने घंटे में आपके साथ रहूंगा, 2 घंटे में आपको ध्यान दे सकता हूँ मैं, 2 घंटे आपको फिजिकल करवा सकता हूँ, लेकिन ये खुद को भी सर एक होना चाहिए। आजकल सर एक चल रहा है सूखा नशा, है ना, वो सिगरेट में पता नहीं क्या डाल के क्या पीते हैं वो, बिल्कुल गांजा, भांग, धतूरा, पता नहीं क्या होता है वो। तो ये चीज़ें आदमी को मानसिक तौर पे ज़्यादा खराब करती है बच्चों को। और बच्चे टीवी में देख के जो आजकल जो फिल्म आती है, उसमें एक्टर की वो देख के वो करते हैं, नकल करते हैं कि सिगरेट पीना, कैसे धुआं निकालना, वो छल्ला बना के जो भी है उनका, उस तरह का ना करे वो, अपने आप को सुधारें। ये चीज़ हमारी चीज़ नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है ये। बिल्कुल ये सही कहा। ये हमारा कल्चर नहीं है दारू पीना, ये जो सूखा नशा करना, तो इतना भयंकर वाला। जी 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 जी। इन बच्चों को भाई अपने आप में सुधारें। अभी आप इसी बचपन से आप ये पीना शुरू कर दिए 18 साल में, 15 साल में, तो इसकी लाइफ है। कुछ एक जो बच्चे हैं सर वो इंजेक्शन लगाते हैं। मैंने उनको कई बार उनको टोका, मैंने पकड़ा उनको, और सर वो इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी उम्र होती है सर 4 साल। जी जी जी। ड्रग्स के इंजेक्शन सर है। कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने काफी वीडियो बनाए इसके बारे में। अच्छा। और वो इंजेक्शन लगाने के बाद सर उनकी उम्र 4 से 5 साल होती है। यदि बच्चे को बाहर नहीं निकाला गया तो सर उसका परिवार ही खत्म हो गया पूरा। तो ऐसी चीजें कि हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत सही बात बताई हिम्मत जी। और अर्पिता, हमने कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस पर भी बातचीत की है, और नशे की रोकथाम के लिए भी हमने विशेषज्ञों से बातचीत की है। दर्शकों को उन्होंने काफ़ी अच्छा उत्तम संदेश भी दिया है। हिम्मत जी, आपने जिस तरह की सफ़र अब तक किया है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गए, माउंट एवरेस्ट भी हो गया, सियाचिन ग्लेशियर भी हो गया, कमांडो ट्रेनिंग भी हो गई, भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं भी हो गई। इस सब चीज़ों के बीच में कभी तो कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण क्षण रहा होगा, कोई बात ऐसी रही होगी जो कभी ना कभी आप जब खाली बैठते हैं तो एकदम से ध्यान आ जाती है, आ जाती होगी, या सिरहन दौड़ जाती होगी, ओह वो क्या था, कैसे मैं उस चीज़ से निकल के आया। कुछ याद है आपको ऐसा कुछ क्षण? एक तो सर ये जो फेफड़ों में जो पानी जो ये भरा था, उसके लिए भी अभी अपने आप को बाहर निकालना, मानसिक स्थिति थी, तो मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी सर। मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास में आर्थिक स्थिति खराब हो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मानसिक और फिजिकल स्थिति आपकी ठीक होनी चाहिए सर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सेना में होने से पहले की बात जी सर। मैं बात कर रहा हूँ जब आप सेना में थे, जब आप सियाचिन ग्लेशियर पे थे, जब आप एवरेस्ट की यात्रा पर थे, उस दौरान ऐसा कोई वाकया हुआ? तो सर मैं बताया तो साथियों की डेथ हुई सर मेरी। हाँ, वो बहुत ही एक दिमागी और फिजिकली तौर पे इस तरह तोड़ दिया था जी। जो राकेश बिश्नोई है अपने जयपुर से गए, बताया था उनके बारे में, डेथ हो गई थी सर वहाँ। जी जी। तो एक अपना भाई, एक अपना आदमी, अपना दोस्त बोल सकते हैं। और वहाँ पे 3-4 जो फर्स्ट विंडोज में 3-4 जो डेथ हुई थी सर, वो बिल्कुल मेरे को ज़्यादा झोंक रही।
और अभी आपके सामने आपकी दोस्त की डेथ हो गई, अब आप उस टाइम पे क्या होगा सर उस टाइम? बिल्कुल सही। उसको शब्द नहीं है सर उसके लिए। बिल्कुल। हिम्मत सिंह जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप जिस तरीके से मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, कामयाबी को छू रहे हैं आप, तो ऐसा माना जाता है कि हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है। आपके पीछे भी किसी इंसान का हाथ ज़रूर रहा होगा। परिवार में किस तरीके से आपको सहयोग मिला? परिवार का पूरा सहयोग है, माता पिता का, जी। वाइफ का, सभी का। जी। कभी कुछ बोलते नहीं है वो मुझे, जो मैं करता रहता हूँ ठीक है, ये कर रहे हैं जो करने दो उनको। नहीं तो माउंट एवरेस्ट की जगह जो जाने, इतनी खतरनाक जगह है, उसमें जाने के लिए आपको नहीं जाने देते वो लोग। आपके पिताजी स्वयं भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो लाइफ ही शुरू से वैसी चलती आ रही है, ट्रेनिंग वैसी ही मिल रही है बचपन से। उनको पता है कि खतरा तो हर जगह होता है। बिल्कुल सही। और इंसान को कब क्या हो जाए ये सभी को पता होता है सर, लेकिन करना है अपन को, एक जुनून है दिमाग में, करना है अपन को, क्यों ना अलग से हटके किया जाए। बिल्कुल। युवाओं को संदेश दिया जाए अच्छा, कि जब मैं कर सकता हूँ, जब मेरे फेफड़े खराब हो गए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। तो आप भी कीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे जैसे हिम्मत सिंह और भी तैयार हो। जी जी, बहुत सही बात आपने कही। हिम्मत जी, सेना अपने आप में एक अनुशासन वाला जीवन जीना सिखाती है, जिसमें अनुशासन होता है। आप युवाओं से जुड़े हैं और छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान उस चीज़ से हटाकर देखें तो युवाओं में आज अनुशासन की कमी है, जबकि सेना में आप अनुशासित रहे हैं। तो ये दो चीज़ों के बीच तालमेल बिठाना, उन युवाओं को जो अनुशासन में नहीं है, धीरे धीरे उनको अनुशासन में ढालना, ये कितना चैलेंजिंग रहता है? जी सर, अनुशासन बहुत अच्छा शब्द है सर, एक बड़ा शब्द भी है और एक अच्छा शब्द है कि अनुशासन आपके अंदर नहीं है सर, तो आप इंसान भी नहीं है, पहली बात तो ना सर। और सेना में सबसे पहला ही एक ही चीज़ सीखा जाता है, बिल्कुल, अनुशासन। और अनुशासन आपके अंदर है सर, तो आप बड़ी से बड़ी जो चीज़ें हैं, यदि आप टाइम पे पहुंचे सर, आपको टाइम दिया गया है कि आपको उस टाइम पे पहुंचना है सर, तो अनुशासन के तौर पे आप वहाँ पहुंचेंगे सर। और सिविल में भी सर इसका बहुत बड़ा होता है कि आपके सामने कोई गर्ल्स आई तो उससे कैसे बात करनी है सर। कोई बूढ़े आदमी आ गया, उनसे कैसे बात करनी है। तो ये भी सर अनुशासन का एक पार्ट है ना, कि एक अनुशासन नहीं है। आपका चलने का तरीका भी अनुशासन होता है सर, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, और इनसे किस तरह आप बात कर सकते हैं लोगों से, ये भी अनुशासन में आता है सर। जी, बिल्कुल। और एक सेना में अनुशासन बहुत जरूरी है सर। जैसे बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे हम लोग गए थे, वहाँ पे भी अनुशासन चाहिए सर, बहुत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यदि आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप बर्फ में गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। बाकी अलग बात है, अवलांच आ गया वो अलग बात है सर, लेकिन अनुशासन बहुत ही अच्छी चीज़ है सर ये। और हर आदमी को, हर इंसान को हर जगह होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेना में रह के अनुशासन हो, स्कूल में भी अनुशासन होना चाहिए बच्चे में, और हम सिविल में रह के भी अनुशासन का पालन करें जी, तो अच्छा रहेगा सर उसके लिए। बिल्कुल। सेना की अगर हम बात कर रहे हैं, सेना में अगर हम महिलाओं की बात करते हैं हिम्मत सिंह जी, तो महिलाओं की भागीदारी का जो आपके पास कोई अनुभव रहा है या क्या विचार रखते हैं इस बारे में आप? महिलाओं को जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेना में, है ना। और आजकल तो महिलाएं बढ़ चढ़ के आ रही है ना, जो फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको मौका भी देना चाहिए, और जो माँ बाप अपने बेटियों को बाहर नहीं निकालते तो उनको बाहर निकालना चाहिए। तो आप निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं छात्राओं का, तो उनका क्या रिस्पॉन्ड रहता है आपके प्रति, और उनके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्ड रहता है? आती है, काफ़ी गर्ल्स आती है हमारे पास में जी, और हमको देते हैं अच्छी, वो भी सेना में जाने के लिए आती है, काफ़ी फिजिकल फिट करने के लिए भी आती है, कई अपने आप को फिट बनाने के लिए भी आते हैं। तो ठीक है, उनके माता पिता को हम बोलते हैं इनको बाहर निकालो, कोई बात नहीं, इनको मजबूत बनाओ, है ना। इनको कमजोर बनाना ठीक नहीं, इनको डराओ मत इनको जी, कब तक डराओगे इनको, है ना। और जी जी जी, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटी बचाओ जो नारा है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी जी, तो बेटियों को हमारा एक और उनको है कि बेटियों को मजबूत बनाओ आप, मजबूत होनी चाहिए। जी जी जी, अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए बेटियों को आजकल की। जी जी जी, जो बेटियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाइए आप, है ना। तो अपनी सुरक्षा खुद कर ले, डरे ना वो किसी से। बिल्कुल सही आपने कहा। बिल्कुल। हिम्मत जी, आपने अनुशासन की बात कही, और सेना अपने आप में एक बहुत कठिन प्रशिक्षण का दौर होता है। जब सेना में कोई भी युवा जाता है और वो प्रशिक्षण के उस दौर से गुजरता भी है, सब कुछ है, तो ऐसे में इतना सारा कठिन परिश्रम है, इतना सारा प्रशिक्षण है, जो सुबह शायद 3-3:30 बजे से शुरू हो जाता है और एक नियत समय पर पाबंद रहते हैं सब कुछ। इस बीच में कहीं पर मनोरंजन की कोई व्यवस्था होती है सेना के सभी सैनिकों के लिए, या जो भी अधिकारी होते हैं सेना के? सर अभी तो, पहले तो उस टाइम जब हम 2003 में गए थे सर, तो उस टाइम पे मनोरंजन होता था, आपस में गाने, अंताक्षरी वगैरह भी हो जाती थी बीच में ट्रेनिंग के दौरान। और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली सर, 3:30 बजे आपको जगना पड़ता था सर। ये चीज़ अभी मुझे याद आ गई सर, जी, कि उस्ताद आता था आपके बैरिक में, उस्ताद आते थे हमारे।
और एक सिटी होती थी विसिल, हाँ हाँ उसको विसिल बजाते थे वो। हाँ और ऐसे नींद जगती थी हमारी बुरी तरह से, जी एकदम से 3:30 बजे जगना, उसके बाद में अपने आप को तैयार करना, अपने आप की बिस्तर तैयार करने सर, बिल्कुल आपको बिस्तर अपने तैयार करने, आपको अपने जो बारीक है, जो उस बारीक में झाड़ू पोछा करना सर, वो आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा भाई आप गंदगी जो फैलाएंगे तो आपको ठीक करनी पड़ेगी सर, दूसरा उसमें आएगा कौन? यदि आपने गंदगी की है तो आपको ठीक करना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा अपने बिस्तर आपको ठीक करने पड़ेंगे, जी है ना। तो आप जो अपने आपका जो आसपास का एरिया है आपको साफ करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो 3:30 बजे एकदम से आपको जगना सर, और फिर आपको सुबह 4:30-5 बजे फिजिकल के लिए तैयार हो जाना, जो पीटी के लिए फर्स्ट पीरियड जो होती है, उसके लिए आपको 1 घंटा, उसमें 1 घंटे में सर इतनी खतरनाक एक्सरसाइज करनी, दौड़ना, तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट हो गई सर, है ना। हाँ कि कितनी मुश्किल होती है एक सिविलियन को एक फौजी बनना सर, जैसे आपने बताया कि एक सिविलियन को फौजी बनना, अनुशासित करना कितना मुश्किल होता है सर। उसको 9 से 10 महीने कम से कम एक चाहिए उसको फौजी बनाने के लिए सर। अच्छा, उसको फौजी के माहौल में लेके आने के लिए 9 से 10 महीने। जी जी। और उसको फिजिकली फिट करना, ठीक है। फिजिकली फिट तो जब बच्चा जाता है तो फिजिकली फिट ही होता है जी, लेकिन एक मानसिक तौर पे उसको फौजी बनाना सर, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से चैलेंज होता है। एक सिविलियन को कोई कैसे पहन रहा है, कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, कोई हाथों में क्या पहन रहा है, कान में भी कुछ पहन सकता है, जैसे बालिया वगैरह हो सकता है वो पहन सकता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एक अलग से उसको फौजी बना दिया जाता है। उसकी कटिंग वगैरह, हेयर कटिंग वगैरह भी अलग हो गई सर, है ना। उसको बात करने का तरीका अलग हो गया। तो ये चीज़ें उसमें डालने के लिए सर 8 से 9 महीने, फिर उसको हथियार चलाने वगैरह जो भी है जी 8 से 9 महीने लगते तो हैं। ऐसे में मनोरंजन की क्या व्यवस्था रहती है? मनोरंजन की अभी तो सर अच्छा कर दिया, मूवी चलती है। अच्छा अभी तो सप्ताह में सर लगभग 3 बार मूवी चलती है अच्छा सेंटरों में। अच्छा, और उसके अलावा आजकल तो टीवी भी हो गया, पहले टीवी वगैरह नहीं थे सर, हाँ तो आजकल तो टीवी भी लगा दिया बैरकों में, अच्छा, तो जो फ्री टाइम में आप देख सकते हैं। तो पहले तो ये नहीं होता नहीं था सर। अपनी रुचि कुछ होती है, गाना बजाना, नाचना, ऐसा कुछ? नहीं, भजन की थी सर, भजन वगैरह अच्छा। गाने का, भजन वगैरह गाने का, ये शौक था। हाँ हाँ भजन वगैरह गाना, ढोलक वगैरह बजाना, ये शौक थे सर। वैसे तो किसी मिलिट्री बेस में जाकर के फौजियों के ये मनोरंजन की चीज़ को देखना बड़ा अच्छा लगता है, ट्रेनिंग सेंटर को देखना जाना भी अच्छा और लगता है। हर बटालियन में सर एक मंदिर जो प्रोग्राम होता है, हाँ अच्छा, जैसे मंगलवार चुन लेते हैं, मंगलवार को होता है सर ज़्यादा। हाँ उस दिन सारे सैनिक करीबन 1 से 1.5 घंटा मंगलवार को अपने मंदिर परेड होती है, अच्छा उसमें भगवान का भजन वगैरह किया जाता है। अच्छा अच्छा, और ये भी अच्छा मनाया जाता है, जैसे कि जन्माष्टमी वगैरह है, ये भी आर्मी में अच्छी मनाई जाती है। हाल ही में हमने बात की माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, तो हिम्मत जी ये जो माउंट एवरेस्ट जाना है फिर वहाँ से वापस आना है, इस दौर में तो आपने बताया, लेकिन एक सबसे ख़तरनाक चीज़ वहाँ पर है जो अक्सर पर्यटकों को लुभाती है कि बर्फ़ है, बर्फ़ से खेलना है, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, वहाँ की बर्फ़ बहुत ख़तरनाक होती है। आपके शरीर के किसी भी अंग जो उघाड़ा है उसको वो फ्रॉस्ट बाइट कर देती है, जमा देती है, और ऐसे में उस अंग को काट कर ही शरीर से अलग करना पड़ता है। ऐसा कोई अनुभव रहा आपके पास? हाँ जी, मेरे खुद को हुई है। अच्छा। मैंने बताया कि ये जो चेहरे पे काफ़ी 2-3 जगह फ्रॉस्ट बाइट शुरू हुई थी मुझे। अच्छा, यदि आपका चेहरा खुला है, यदि आपने कोई अंग खोल रखा है तो वो जल्दी पकड़ने की कोशिश करती है बर्फ उस जगह को। अच्छा अच्छा, तो कई बार होती है आपकी चेहरा ढका है फिर भी वो हो जाती है। अच्छा। या आपके पानी उसमें ऑक्सीजन, जैसे आपने लगाया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में कुछ पानी आपके अंदर आ गया, जी जी जी, तो बर्फ जम के आपकी जो फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो जाती है। ओह अच्छा, मेरे चेहरे पर 2-3 जगह मैंने आपको दिखाया भी था सर। जी जी जी, हाँ देख भी 2-3 रहा है, जगह हाँ, देख सकते हैं, हाँ जी। एक तो यहाँ हुई है, एक यहाँ पे हुआ, एक नीचे हुआ है। अच्छा अच्छा, ये फ्रॉस्ट बाइट के निशान है सर। अच्छा, ये शुरू हो गया था, लेकिन इनको फिर फटाफट इनको भी ठीक किया गया। जो क्रीम वगैरह थी उसको भी मैंने लगाया वहाँ पे। हाँ अगर कि मुझे पता लग गया था मुझे फ्रॉस्ट बाइट से शुरू हो गया है, हाँ पता लग गया था मुझे, जी, लेकिन ठीक हो गया, नहीं तो इसको काटना पड़ता सर। ओह अच्छा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हिम्मत सिंह जी, क्योंकि आपने पूरी चर्चा के दौरान हमेशा मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र किया है, आपने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है, और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए योग सबसे ज़रूरी है। हमने सुना है कि आप भारतीय सेना में योग गुरु रहे हैं, क्या कुछ उसके पीछे आपका अनुभव रहा, कैसा आपका उद्देश्य था उसके पीछे? इसका यही रहा था कि जब मैंने बताया था आपको कि 14 से 15 साल में जो मेरे साथ ये हुआ था, तो उस टाइम पे मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। तो जब मैं सेना में गया तो वहाँ पे योग वगैरह भी हो रहा था, तो क्यों ना मैं योगा कोर्स किया जाए, योगा कोर्स किया हमने। अच्छा, आपने योगा कोर्स भी किया है? जी। उसके बाद में फिर अपने आप को योग से अपने आप को ठीक किया, मानसिक स्थिति जो ठीक थी वो ठीक की अपने आप की। तो और फिर इसके बाद कैंप भी चलाए काफ़ी, अभी बच्चों को भी सिखाते हैं काफ़ी इसके बारे में कि क्या करना है और आपको किस तरह योग करना है, प्राणायाम करना है। जी।
तो ये चीज़ें फिट बना सकते हैं अपने दिमाग को फिट बनाने के लिए। जैसे शारीरिक अपने शरीर को फिट बनाने के लिए हम दौड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो वैसे दिमाग को फिट बनाने के लिए हम योग प्राणायाम कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और योग एक तरह से प्लस, हाँ, हमने गणित भाषा में पढ़ा है मैथ के अंदर, प्लस जोड़ना, हाँ हाँ हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने को योग, बिल्कुल 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 सही। तो हम योग कर सकते हैं। जी जी जी। हिम्मत जी, जब सेना में आप रहे तो एक नियत दिनचर्या वहाँ पर रही थी, एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता था, जो आदेश जिस तरह का है उसी तरह की जीवन शैली को अपने आप जीना पड़ता था। अब क्योंकि आप सेना में नहीं हैं और अब सेना से बाहर के जो जीवन है उसको जी रहे हैं, अब आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? सर वही दिनचर्या है सेम जो आर्मी में जो दिनचर्या हमने बनाई थी सर, कि एक तो आर्मी में ये था कि सर कि वहाँ पे दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ता था आपको, अच्छा, है ना। आपको चलना है, आपको क्या करना है, आपको पहले ही पता लग जाता था एक दिन पहले ही, अच्छा, कि आपको सुबह क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। अच्छा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सर, अच्छा, आपको ये काम करना है, अच्छा, फिजिकली मजबूत आपको रहना है। ठीक है। अभी जब सेना से बाहर आ गए सर, हाँ, तो अभी भी वही रिटर्न है कि सुबह 4:30-5 बजे उठना है। अभी 4 बजे उठ जाता हूँ, जी। है ना। और जब मैं माउंट एवरेस्ट से पहले से जाने पहले तो वही था सर कि 4 बजे उठता था मैं सुबह, और 4 बजे उठने के बाद अपना जो भी है अपना ग्राउंड पकड़ना है सर। ग्राउंड पहुंच जाता था मैं 4:30 तक। अच्छा अच्छा, और कम से कम 10 से 20 किलोमीटर अपने को दौड़ना है, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, फिर वो बच्चे आते हैं उनको करवाना है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी है। जो सुबह का जल्दी उठने का है, ये तो आपको कि फर्स्ट लाइट से पहले आपको उठना है सर। जी जी, जो सूर्य की फर्स्ट किरणें आती है उससे पहले उठ के आपको जाना है और आपको ये बनना है। उसके बाद फिर जो भी आपको काम है तो वो हम काम कर सकते बिल्कुल। हैं। हिम्मत सिंह जी, आपने अपने रूटीन की बात तो कर ली है, लेकिन जो युवा लड़के लड़कियां सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनको किस तरीके से भर्ती किया जाए, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरीके से मजबूत होनी चाहिए, वो संदेश आप किस तरीके से देंगे? देखिए, उन बच्चों को पहली बात तो ये चाहिए कि सेना कोई जॉब नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये साइड में रखें कि हमें सेना में जॉब के लिए जा रहे हैं, है ना। तो अपने आप को फिट बनाएं, अपने आप को, आपको सेना में जाना है, देश सेवा ही करनी है आपको, और अपने आप को फिट बनाना है तो आप आइए ग्राउंड में आइए। सुबह ग्राउंड में आपको जो भी ग्राउंड है उसमें, ग्राउंड में आपके आसपास के ग्राउंड में जाइए आप, है ना, वहाँ दौड़िए। और आपको जो भी जो सेना की जो आदेश है, जो सेना के जो है कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है, अच्छा, तो वो आपको फिजिकल वो पास होना चाहिए। फिजिकल पास होने के बिना आप कैसे सेना में जाएंगे? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पहले आपको दिमागी तौर पे और दिमागी तौर से फिर आपको फिजिकली तौर पे, ये आपको दोनों ही फिट बनाने पड़ेंगे। मानसिक और शारीरिक दोनों से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो रूटीन कैसा फॉलो करना चाहिए, उनके खान पान, ये सब चीजें भी जानना भी जरूरी है। जी, खान पान के लिए एक अच्छा जो भी है कि जैसे दूध हो गया, घी हो गया, आप ले सकते हैं, फ्रूट हो गए, अच्छे फ्रूट हो गए तो आप ये ले सकते हैं, केले हैं ये आप खा सकते हैं जी। और सुबह आपको जल्दी उठ के ग्राउंड पहुंचना है, आपको दौड़ करनी है, कम से कम 5 किलोमीटर तो दौड़े, ज़्यादा नहीं तो 5 किलोमीटर दौड़ के जी। और अपने आप की स्पीड बनानी है अपने आप में, ठीक है जी। और कुछ उसी के साथ में कुछ योग प्राणायाम कर सकते हैं आप, जी जी जी, एक्सरसाइज कर सकते हैं उसी के साथ में, जी जी। तो ये डेली रूटीन में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेना में जाए तो हम सब फिजिकल फिट हों, जी जी। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि हम जो हम काम कर रहे हैं तो हम भी सर 5 किलोमीटर सुबह जा सकते हैं, आराम से वॉक करके आ सकते हैं, घूम सकते हैं। जो सिविल के जो लोग हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स हैं, कोई भी हैं, किसी भी काम में जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, क्यों ना 5 किलोमीटर हम घूमें, 5 किलोमीटर दौड़े हम। जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है फिट रहने के लिए। लेकिन जैसा अर्पिता जी ने अभी आपसे जाना और आपने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया फिट रहने के लिए, लेकिन एक प्रवृत्ति है युवाओं में जो थोड़ा सा वो छोड़ नहीं पाते हैं, देर रात तक जागने की, 12 बजे, 1-1:30 बजे, 2:30 बजे, कई बार पूरी रात जागना हो जाता है। और ऐसे में सुबह जल्दी उठ करके मैदान में जाना, और आप कह रहे हैं 5 किलोमीटर दौड़ना। जो ऐसे युवा हैं जो इस लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, रात को जागने की या टीवी से एक मोह बनाए रखने की या मोबाइल से मोह बनाए रखनी, इसको छोड़ने के लिए क्या संदेश देंगे आप? जी, आजकल क्या है कि काम नहीं है सर। सबसे पहले मैं बताता हूँ इस चीज़ में कि काम नहीं है। पहले क्या काम होता था सर, बहुत ज़्यादा काम होते थे, तो टाइम नहीं मिलता था आपके पास। आप दिन में काम किया, आप शाम को आगे सो गए सर। अभी आपके पास में फ़ोन है सर, आप रात को 11 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं सर, 12 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो सुबह कैसे उठेंगे? तो उसके लिए आप दिन में ना सोएं। फिर वो बच्चे क्या करते हैं सर, दिन में सोते हैं। जब दिन में जो बच्चा सोएगा वो कैसे सोएगा? 12 बजे तक तो सो ही नहीं पाएगा, वो पूरा दिन सो रहा है सर, तो बच्चा सो नहीं पाएगा उसको। तो हमें चाहिए कि हमें अपने आप को ठीक करना है सर। तो हम रात को 10 बजे तक सो जाएं, लास्ट 9-10 बजे तक सो जाएं। तो 9-10 बजे सो जाएंगे तो आराम से 5 बजे उठ सकते हैं सर हम, है ना। 8 घंटे नींद चाहिए हमें, तो 8 घंटे नींद पूरी करके हम सुबह उठ सकते हैं 5 बजे। और 5 बजे भी नहीं उठते तो 6 बजे तो उठ ही सकते हैं सर। उसके बाद ग्राउंड में जाएं, पार्क में जाएं, 5 किलोमीटर कम से कम एक्सरसाइज करें। तो ये लत छोड़नी पड़ेगी, खुद को ही छोड़नी पड़ेगी सर।
जी जी जी, आपने बहुत सही बात कही कि ये लत को छोड़ने के लिए खुद के अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। यदि हम खुद से प्यार करते हैं तो ही ये कर पाएंगे, और खुद से प्यार करेंगे तो अपने देश की माटी से, अपने देश से प्यार कर पाएंगे। तो हेमंत सिंह राठौर जी, आप आए आज और युवाओं को जिस तरह से आपने प्रेरित किया है अपनी बातों से, अपने सफ़रनामे के अनुभव बताते हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर जीडी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जी, और जय हिंद, जय भारत। जी जी, जय हिंद, जय भारत के साथ, इस उद्घोष के साथ हम चलते हैं, अलबेलो राजस्थान से अलविदा लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा, अपने आप को फिट ज़रूर रखिएगा। देर रात तक जागना या किसी पाश्चात्य जीवन शैली का अनुसरण करना, वो बहुत अति होना, उसका अपने आप को ख़राब करता है, हमारी जीवन शैली को ख़राब करता है। हमारी जीवन शैली सही रहेगी तो हम देश को अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब आगे दीजिए अलबेलो राजस्थान से प्रणय भारद्वाज को और अर्पिता माथुर को। नमस्कार। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।